Hello everyone. Today's topic is माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप है क्या, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, आपने देखा भी होगा, लेकिन आज हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो शुरू करते हैं. माइक्रोस्कोप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, माइक्रो मीनिंग स्मॉल एंड स्कोप मीनिंग यूज. बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप के कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो उसमें चाहिए ही चाहिए होते हैं. इसके अलावा भी माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और एडवांस हो सकता है, लेकिन बेसिक जो कंपोनेंट है वो 5 है इसमें. कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, लाइट सोर्स, डिटेक्टर. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. तो जो पहला टर्म है वो है कॉन्ट्रास्ट. The difference in the intensity between object and medium is called contrast. To be seen, the image of an object must be differ in light intensity from that of surrounding media. तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन होना चाहिए. इसको समझने के लिए देखते हैं इस पिक्चर. मान लेते हैं हमारे पास एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक टॉर्च है. उस टॉर्च की जो लाइट है वो इस हाथ पे पड़ेगी और इस हाथ का बनेगा शेडो. अब जो शेडो होगा वो डार्क होगा और जो सराउंडिंग है वो ब्राइट है. तो यहाँ पे वेरिएशन हो गया इंटेंसिटी का. तो ये जो वेरिएशन है इंटेंसिटीज़ का, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट. तो जो कॉन्ट्रास्ट होता है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटीज़ होती हैं, ये पिक्चर फॉर्म करती हैं. यही जो टेक्निक है माइक्रोस्कोप में भी यूज़ की जाती है. जब हम माइक्रोस्कोप में किसी भी स्पेसिमेन को इंसर्ट करते हैं और लाइट सोर्स जब उस स्पेसिमेन से पास कराते हैं और आईपीस के थ्रू देखते हैं, तो हमें जो इमेज दिखती है वो इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, वो कंट्रास्ट होता है जो इमेज जिसकी वजह से फॉर्म होती है. अगला जो टर्म है वो है रेजोल्यूशन. अब रेजोल्यूशन है क्या, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं पहले. इस एग्जांपल में एक आदमी है, एक मैन है. वो मैन 2 पॉइंट्स को देख रहा है. जब वो 10 मीटर की दूरी पर है, जो पॉइंट्स हैं उसे क्लियरली विजिबल है. उसकी जो रेज हैं उसकी आंखों में क्लियरली जा रही हैं, और जो रेज में एंगल है अल्फ़ा, वो भी उस रेज में एंगल अच्छे से बन रहा है. लेकिन वही मैन अगर 300 मीटर की दूरी से वो पॉइंट्स देखे, तो यहाँ पे जो रेज हैं, पहला तो जो रेज हैं वो ओवरलैप कर रही हैं. ओवरलैप क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो एंगल है वो बहुत कम फॉर्म हो रहा है बाय ऑब्जेक्ट. तो इसीलिए यहाँ पे जो अल्फ़ा होगा वो बहुत कम होगा, लगभग 0 ही होगा. और डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो पॉइंट्स है उसे 2 पॉइंट्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि 1 पॉइंट नज़र आएगा, कुछ ऐसा. और सेकंड केस में जो पॉइंट हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगे. तो इससे ये पता चलता है कि अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो अल्फ़ा ज़्यादा और डिस्टेंस नहीं. अगला जो टर्म है हमारा वो है न्यूमेरिकल अपर्चर. तो न्यूमेरिकल अपर्चर को देखते हैं. न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली एक कॉनिकल सेक्शन लाइट को बताता है कि कितनी कॉनिकल सेक्शन लाइट किसी ऑब्जेक्टिव लेंस से पास हुई है. ये जो लाइट है ये अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 का ये आर्क बना हुआ है, इतने में ये लाइट पास हो रही है इस ऑब्जेक्टिव लेंस से. अगर इससे ज़्यादा होती है तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा अच्छा माना जाएगा. जितनी ज़्यादा लाइट पास होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस से, जितनी ज़्यादा रेज पास होती हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो ऑब्जेक्टिव लेंस अच्छा माना जाता है. तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर. किसी ऑप्टिकल फाइबर की एबिलिटी है कि कितनी ज़्यादा लाइट उसमें से
पास हो, टू कलेक्ट और कन्फाइन द इंसिडेंट लाइट रे इनसाइड इट, कि अपने में से जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कितनी ज़्यादा लाइट पास कर सके। इसका फॉर्मूला है न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू एन साइन अल्फा। एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और अल्फा एंगल ऑफ इल्यूमिनेटर है। हम यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑयल है, कवर स्लिप और ग्लास स्लाइड, इनका सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। इसकी म्यू की वैल्यू 1. एन की वैल्यू 1.5 है। अब यहाँ पर जो स्पेसिमेन है उसमें से जो लाइट पास हो रही है तो ये सीधी जा रही है, क्योंकि सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। सेम होने की वजह से लाइट पास हो रही है। जबकि यहाँ से जो दूसरा लाइट रे यहाँ से जो पास हो रही है, इसमें पहले 1.5 से पास होती है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1.0 से पास होती है, तो यहाँ पे लाइट है वो बेंड कर जाती है। फिर से ये अपना मीडियम चेंज करती है और ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है, फिर से ये लाइट रे बेंड कर जाती है और फिर से एयर में जाती है, फिर से बेंड कर जाती है। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो लाइट रे बेंड होगी। तो न्यूमेरिकल एपर्चर इज एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच लाइट फ्रॉम द सैंपल इज कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव। तो कितनी ज़्यादा लाइट कलेक्ट होगी, उसमें से पास होगी, ये इस चीज़ को बताता है न्यूमेरिकल एपर्चर। फ्लैट फील्ड करेक्शन। अब फ्लैट फील्ड करेक्शन है क्या? बेसिकली फ्लैट फील्ड करेक्शन जो है वो बैकग्राउंड के लिए बताया जाता है। बैकग्राउंड की इंटेंसिटी कम कर दी जाती है ताकि जो हमारा इमेज है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज है, वो अच्छे से फॉर्म हो। डायग्राम में देखते हैं, ये एक रॉ इमेज है, इसमें दो चीज़ है, एक तो बैकग्राउंड है और खुद ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो ये दे। अब इसमें से इमेज हटा दें, केवल बैकग्राउंड देखें, तो बैकग्राउंड की भी कुछ इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी ये है। अब फ्लैट फील्ड करेक्शन में हमने बोला था कि जो बैकग्राउंड है उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं या हटा देते हैं। तो इसमें बैकग्राउंड की इंटेंसिटी को कम कर दिया, मतलब हटा दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, तो कम कर दिया, डार्क फ्रेम कर दिया। अब इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं, डार्क बैकग्राउंड का और जो इमेज है उसका। तो इसमें जो हमें इमेज नज़र आएगी वो बहुत क्लियरली नज़र आएगी। सो फ्लैट फील्ड करेक्शन इज़ अ टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिजिटल इमेजिंग। तो जो डिजिटल इमेजिंग है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फ्लैट फील्ड करेक्शन काम में आता है। ये हर चीज़ में होता है, डिजिटल कैमरा से लेके टेलीस्कोप, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें सब में मिल जाएगा फ्लैट फील्ड करेक्शन। माइक्रोस्कोप में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो सराउंडिंग में डिफेक्ट्स हैं, जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देता है और जो हमारी इमेज है उसको क्लियरली दिखाता है। इट कैंसल द इफेक्ट ऑफ इमेज artifacts caused by the variation in the pixel to pixel sensitivity of the detector and by the deteriorations in the optical path. It is standard calibration process in everything from personal digital camera to telescope. अगला हमारा जो टर्म है वो है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन जो होता है वो लेंसेज में देखने को मिलेगा। ये होता क्यों है? ये होता है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से।
अब यहाँ पे तो पूरा लेंस एक ही है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पर डिफरेंट हुआ? ये बल्कि एक लेंस नहीं है, दो लेंस है, इन दो लेंस को जोड़ा गया है। तो जहाँ पर ये पॉइंट है, जो जोड़ने का पॉइंट है, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्रोमेटिक एब्रिएशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी दो लेंस दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रिएशन देखने को मिलेगा। जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाएगी और उसकी डिफरेंट रेज दिखेंगी। एक रे की, एक वाइट रे की डिफरेंट कलर्ड रेज दिखेंगी। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग a chromatic doublet in which two material with differing dispersion can bonded together to form a single lens। तो इसे क्रोमेटिक डबलेट से कम किया जा सकता है, क्रोमेटिक एब्रेशन को। अगला है हमारा स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन जो होता है वो बेसिकली नेचुरली होता है कि अगर जितनी ज़्यादा हम रेडियस का लेंस बनाएंगे, तो जो उसकी पेरिफेरी साइड होती है वो अलग फोकस पर पॉइंट करती है, और जो उसकी मार्जिनल होती है वो अलग फोकस पर रे पॉइंट करती है। जो पैरेलल रेज जाती हैं वो अलग फोकस पे बनती हैं, पेरिफेरी और मार्जिनल की। तो उस वजह से स्फेरिकल एब्रेशन होता है। रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, रिफ्रैक्शन जो है बेसिकली बोला जाता है कि लाइट रे को बेंड करना, इसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। और डिस्पर्शन जो होता है वो लाइट को स्प्लिट करना, उसको वाइट लाइट को स्प्लिट करना, उसको डिस्पर्शन बोला जाता है। तो देखते हैं, पढ़ लेते हैं। डिफ्रैक्शन, इट इज़ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर और फ्रॉम अ ग्रेजुअल चेंज इन अ मीडियम। तो ये चेंज इन डायरेक्शन है, मतलब इस लाइट ये डायरेक्शन थी लाइट की, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज हो गई और ऊपर चली गई फिर सीधे। तो पहले यहाँ पे कुछ और मीडियम था, फिर गिलास है, फिर दूसरा मीडियम है, तो लाइट का बेंडिंग हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन हुआ है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन लाइट। जो वाइट लाइट थी उसका स्प्लिटिंग हो गया और 7 कलर में चेंज हो गई, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन। इस डायग्राम में दोनों ही चीज़ें दिखाई गई हैं, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। I hope you understand. If you like my videos, then please like, share and subscribe. Thank you.